भैया, मैं वह गेम ले आई हूँ जिसकी आपको तलाश थी। बिस्तर पर लेटे हुए युवक के पास खड़ी किशोरी ने उत्साह के साथ कहा। उसके हाथ में एक बड़ा हेलमेट था जो दिखने में किसी स्पोर्ट्स हेलमेट जैसा था, लेकिन उसमें भविष्य की तकनीक वाली चमक थी। युवक की आंखें बंद थीं, मानो वह गहरी नींद में हो, लेकिन लड़की ने बात जारी रखी, यहाँ, मैं इसे पहनने में आपकी मदद करती हूँ। लड़की उस बड़े बिस्तर पर चढ़ गई जहाँ 4 लोगों का परिवार आराम से आ सकता था। उसने धीरे से युवक का सिर उठाया और हेलमेट को उसके सिर पर फिट कर दिया। शुक्रिया। युवती द्वारा सिर को वापस तकिए पर धीरे से टिकाए जाने के बाद युवक की भारी आवाज़ सुनाई दी। लड़की मुस्कुराई और प्यार से उसके बालों को सहलाया ताकि वे उसे परेशान न करें। भैया, हालांकि इस हफ्ते मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहूंगी, लेकिन अगले हफ्ते पक्का आपके साथ खेलूंगी। मैं बाद में वापस आऊंगी, तब तक मज़े करना। इतना कहकर उसने हेलमेट के किनारे लगे बटन को दबाया और कुछ पल इंतज़ार करने के बाद कमरे से बाहर चली गई। बटन दबने के कुछ ही सेकंड बाद युवक का शरीर गहरी नींद जैसी स्थिति में चला गया। अब उसे अपने कमरे की परिचित महक नहीं आ रही थी और न ही कंबल का भारीपन महसूस हो रहा था। इसके बजाय उसे महसूस हुआ कि वह खड़ा है, कुछ ऐसा जिसका अनुभव उसने कई वर्षों से नहीं किया था। उसके सामने की दुनिया पूरी तरह से काली थी, जैसे तारों के बिना रात का आकाश, और उसके ऊपर सफ़ेद नंबर तैर रहे थे जो धीरे धीरे उल्टी गिनती कर रहे थे। 10:01, 10 लॉक, 9:59। मैं देख सकता हूँ। मैं अपने हाथ पैर महसूस कर सकता हूँ। मैं अब अंधा या अपाहिज नहीं हूँ। इस अंधेरे में युवक भावुक हो गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। वह एक लाइलाज बीमारी के साथ पैदा हुआ था, जिसने उसे 7 साल की उम्र में अंधा और 13 साल की उम्र में अपाहिज बना दिया था। अब वह 18 साल का हो चुका था और पिछले 5 सालों से वह बस अपने बिस्तर पर लेटा रहता था, बिना कुछ किए। यह एक ऐसी जीवन शैली थी जिसकी कल्पना करना भी भयावह था। हालांकि इस युवक के लिए, जिसने अपने जीवन का आधा हिस्सा बिना रोशनी की दुनिया में बिताया था, वह अपनी देखभाल करने वाली छोटी बहन के कारण निराश नहीं हुआ था, जो बिना किसी शिकायत के हर दिन उसकी मदद करती थी। तो ये दुनिया का पहला 100% इमर्शन वाला VR MMORPG गेम है। जब उसने पहली बार अपनी बहन से इस गेम के बारे में सुना था, तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ था। एक ऐसा गेम जो व्यक्ति के दिमाग के अंदर काम करता है, उसे बिना हिले डुले दूसरी दुनिया में जीने की अनुमति देता है। भला इतनी उन्नत तकनीक पर कौन विश्वास करेगा? और वह भी इतनी सस्ती कि आम परिवार भी इसे खरीद सके। पहले तो यह अकल्पनीय था, लेकिन खुद इसका अनुभव करने के बाद युवक को अब यकीन हो गया था। 219, 218, उल्टी गिनती कम होती रही और युवक अपने अंगों को हिलाने के एहसास के साथ तालमेल बिठाने लगा। शुरुआत में ये कठिन था और हर कुछ कदम चलने पर वह लड़खड़ा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह अपने शरीर के साथ सहज होने लगा। 003, 002, 001, 000, कल्टीवेशन ऑनलाइन में आपका स्वागत है। जैसे ही सिस्टम का संदेश आया, काली जगह तेजी से रोशन हो गई और एक चमकदार सफ़ेद कमरे में बदल गई। युवक के ठीक सामने हवा में एक दरार दिखाई दी, जैसे कांच की कोई खिड़की टूट रही हो। चटक चटक चटक, दरार बड़ी होती गई, इतनी बड़ी कि उसमें से कोई वयस्क आसानी से आ सके। अचानक वह बड़ी दरार पूरी तरह से टूट गई और उसके पीछे के अंधेरे से एक खूबसूरत और भव्य स्त्री धीरे से बाहर निकली। वह किसी दूसरी दुनिया की देवी जैसी लग रही थी। यह क्या है? युवक बस चकित होकर उसे देखता रह गया। उस खूबसूरत स्त्री ने अपनी ठंडी और अलौकिक दृष्टि से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने लाल और सुनहरे रंग के अपरिचित वस्त्र पहने थे और उसका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। हालांकि उसके चेहरे की सुंदरता के बावजूद उसकी नज़रें बिल्कुल भी मैत्रीपूर्ण नहीं थीं। उसने उसे अपनी सुनहरी आंखों से घूरा, जिसमें प्रभुत्व की भावना थी, और उसका ओज एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा बिखेर रहा था जिसे युवक समझ नहीं पा रहा था। नश्वर, अपना हाथ यहाँ रखो, उस सुंदरी ने एक शासक के अनुरूप ठंडी आवाज में कहा, और युवक ने देखा कि उसने हवा में से एक क्रिस्टल बॉल निकाली। ठीक है,
उसे एक एनपीसी समझकर युवक ने बिना ज्यादा सोचे समझे अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रख दिया और बॉल के अंदर शब्द उभरने लगे। नाम, रुद्र। कल्टीवेशन, कोई नहीं। विरासत, कोई नहीं। ब्लडलाइन, कोई नहीं। काया, स्वर्ग संवर्धन काया, हेवन रिफाइनिंग फिजिक। शारीरिक शक्ति 34, मानसिक शक्ति 275, आत्मा की शक्ति 1210, शारीरिक बचाव 10, मानसिक बचाव 1121। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्रिस्टल बॉल में जानकारी देखते ही सुंदरी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसकी साफ आंखों में अविश्वास भर गया। स्वर्ग संवर्धन काया, उसके हाथ कांपने लगे, और इसकी आत्मा की शक्ति बिना किसी कल्टीवेशन के भी स्पिरिट वॉरियर स्तर की है। नहीं, इसकी काया के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वह सुंदरी पहले कभी इतनी हैरान नहीं हुई थी। क्या कुछ गलत है? युवक ने उसकी चुप्पी और उत्तेजित भाव देखकर पूछा। उसने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया और मन ही मन सोचा, इससे पहले कि दूसरे इसे ढूंढें, मुझे इसे अपने गुट में शामिल करना होगा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने गंभीर स्वर में पूछा। आप मुझे रुद्र कह सकती हैं। ये टोकन लो और इसे अपने पास रखो जब तक हम अगली बार न मिलें। सुंदरी ने हवा से एक जैड का पदक निकाला और उसे फेंक दिया। मेरे पास यहाँ ज्यादा समय नहीं है। ध्यान रहे कि यह टोकन खो न जाए। मैं तुमसे फिर मिलूंगी। रुको, मुझे कुछ पूछना है। इससे पहले कि रुद्र कोई सवाल कर पाता, वह सुंदरी वापस उस दरार में चली गई और हवा में गायब हो गई। कितनी अजीब एनपीसी है। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने उस खाली जगह को चारों तरफ देखा। चरित्र मूल्यांकन पूरा हुआ। 10 सेकंड में टेलीपोर्टेशन होगा। 002, 001। जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचा, रुद्र की दृष्टि अचानक मुड़ने लगी, जिससे उसे हल्का सिरदर्द हुआ। जब उसने पलकें झपकाईं और आंखें खोलीं, तो उसने खुद को एक मंच पर पाया जहां बहुत से लोग, जो उसी के जैसे सफ़ेद वस्त्र पहने थे, एक विशाल क्षेत्र में इकट्ठे थे। यह कल्टीवेशन ऑनलाइन है। उसकी आंखें फटी रह गईं जब उसने बादलों के ऊपर तैरते हुए पहाड़ और उन पहाड़ों पर बने घरों को देखा। स्वागत है, नश्वर प्राणियों। मैं आचार्य सोमेंद्र हूँ। मेरा काम ये सुनिश्चित करना है कि इससे पहले कि आप सभी इस जगह से निकलें और इस विशाल दुनिया की यात्रा शुरू करें, आपके मन में ये स्पष्ट लक्ष्य हो कि आप यहाँ क्या करना चाहते हैं। नीले वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति ने गूंजती आवाज में सबका अभिवादन किया, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति ऊपर की ओर देखने लगा। वह उड़ रहे हैं। वह सचमुच तलवार पर खड़े होकर उड़ रहे हैं। लोगों ने चकित होकर कहा। आचार्य सोमेंद्र मुस्कुराए और बोले, मैं आपके सवालों का जवाब बाद में दूंगा, लेकिन पहले मुझे आपको इस दुनिया के बारे में समझाने दें। कल्टीवेशन की दुनिया। सबसे पहले, ये स्वर्गलोक महाद्वीप है और हम वर्तमान में पर्वत क्रमांक 96 पर हैं। यहाँ आने से पहले आप सभी ने हमारी दुनिया के एक प्रतिनिधि से मुलाकात की होगी जिसने आपका मूल्यांकन किया होगा। वह आपका चरित्र विवरण है। यह आपको अपने बारे में लगभग सब कुछ बताता है। हम बुनियादी बातों से शुरुआत करेंगे। इस दुनिया में इंसान और जीव अपनी काया और मन को स्पिरिट क्यूई से कल्टीवेट करते हैं, जिससे उन्हें अलौकिक शक्तियां मिलती हैं। हम उन्हें कल्टीवेटर कहते हैं। आप जितना अधिक कल्टीवेशन प्राप्त करेंगे, आप उतने ही शक्तिशाली होंगे। विरासत और ब्लडलाइन विशेष क्षमताएं हैं जो बाद में मिल सकती हैं। जहां तक काया की बात है, आप सभी के पास एक है। चाहे वह बेकार हो या नहीं, ये स्थिति बताएगी। आचार्य सोमेंद्र ने अपनी लंबी आस्तीन लहराए और हजारों ताबीज वहां मौजूद लोगों की ओर उड़ने लगे। इसे अपने विचारों से सक्रिय करें, आचार्य सोमेंद्र ने कहा। भीड़ ने उनके निर्देश का पालन किया और जल्द ही वहां शोर मच गया। इसमें लिखा है कि मेरे पास अर्थ रैंक की काया है। इसका क्या मतलब है? आचार्य सोमेंद्र ने उस युवक की ओर देखा और कहा, 10,000 लोगों में से किसी एक का जन्म अर्थ रैंक की काया के साथ होता है। बधाई हो, आप प्रतिभाशाली हैं। आचार्य, काया के कितने रैंक होते हैं? काया के रैंक नश्वर, मॉर्टल, अर्थ, स्वर्ग, हेवन और दिव्य, डिवाइन होते हैं।
आचार्य, नश्वर रैंक की काया होने का क्या मतलब है और रैंकों के बीच क्या अंतर है? आचार्य सोमेंद्र एक पल के लिए चुप रहे, फिर एक मुस्कान के साथ बोले, नश्वर काया का मतलब है कि आप केवल सामान्य हैं, लेकिन अर्थ काया का मतलब है कि आप प्रतिभाशाली हैं। अंतर स्पष्ट है, आप स्वाभाविक रूप से उन लोगों से कमतर हैं जिनकी काया आपसे बेहतर है। आप जितने प्रतिभाशाली होंगे, कल्टीवेटर के रूप में आपके लिए रास्ता उतना ही आसान होगा। उनकी बातों से कई लोगों के चेहरे उतर गए, खासकर उन लोगों के जिनके पास नश्वर काया थी। क्या हमारी काया बदली जा सकती है? किसी ने अचानक पूछा। काया बदली जा सकती है, लेकिन प्रक्रिया लंबी और दर्दनाक होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी किस्मत स्वीकार कर लेते हैं। नश्वर काया वाले लोगों ने ये सुनकर राहत की सांस ली। क्या यहाँ किसी के पास दिव्य रैंक की काया है? आचार्य सोमेंद्र की आंखों में उम्मीद की चमक थी, लेकिन जब किसी ने जवाब नहीं दिया, तो उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई। दिव्य काया का होना 10 करोड़ में एक है, एक ऐसा जीनियस जिसका कोई सानी नहीं, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि 1000 लोगों के बीच ऐसा कोई प्रतिभा दिखाई नहीं दी। उन्होंने मन ही मन अपना सिर हिलाया। आचार्य, मेरे पास स्वर्ग रैंक की काया है, एक व्यक्ति ने अचानक जोर से कहा, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति उसे देखने लगा। ओह, स्वर्ग काया के प्रकट होने की संभावना 10 लाख में एक है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, युवा जीनियस। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आर्यन है, उस सुदर्शना युवक ने जवाब दिया। आर्यन, क्या यह विक्रम का सबसे बड़ा बेटा नहीं है, जो रॉयल एंटरटेनमेंट का सीईओ है? वहां मौजूद कुछ लोगों ने उस सुदर्शना युवक को पहचान लिया, जिसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह असल जिंदगी में दिखता था। क्या तुम्हें उस प्रतिनिधि से कुछ मिला है जिसने तुम्हारा मूल्यांकन किया था? आचार्य सोमेंद्र ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। हाँ, मिला है। आर्यन ने इस बात को नहीं छिपाया और सच बताया। मुझे प्रतिनिधि से ये थैली मिली है। ओह, यह एक स्टोरेज पाउच है जिसका इस्तेमाल सामान रखने के लिए किया जाता है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो तुम्हारे काम आएं। हालांकि केवल कल्टीवेटर ही इसका उपयोग करने में सक्षम हैं। इसके अलावा, यदि तुम उस व्यक्ति से दोबारा मिल सको जिसने तुम्हें वह तोहफा दिया है, तो वे तुम्हें अपने गुरुकुल का शिष्य भी बना सकते हैं। गुरुकुल? क्या आपका मतलब गिल्ड से है? गुरुकुल एक ऐसी जगह है जिसे शिष्यों को शक्तिशाली कल्टीवेटर बनने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया है, संक्षेप में कल्टीवेटर्स के लिए एक स्कूल। आचार्य सोमेंद्र ने संक्षेप में समझाया। क्या बस इतना ही? क्या किसी और के पास स्वर्ग काया नहीं है? कुछ देर की चुप्पी के बाद आचार्य सोमेंद्र ने अपना सिर हिलाया और सोचा, कितने दुख की बात है कि हजारों में से केवल एक ही व्यक्ति निवेश करने लायक है। लेकिन फिर भी, मुझे नहीं पता कि उसे स्टोरेज पाउच किसने दिया है। अगर मैं उनका लक्ष्य छीन लूं तो यह अशिष्टता होगी, और हो सकता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दूं जिसे मैं नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। मैं आपको जाने देने से पहले यहाँ मौजूद सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप इस दुनिया में क्या हासिल करना चाहते हैं? शक्ति, रुतबा, धन, सुदर्शना पुरुष, सुंदर महिलाएं? मुझे बताओ, दूसरी दुनिया के नश्वर प्राणियों। मैं आपकी तरह उड़ना चाहता हूँ। मुझे शक्ति चाहिए। मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। मैं इतना पैसा चाहता हूँ कि पहाड़ बन जाए। मैं अपने दोनों हाथों में सुंदर महिलाओं के साथ घूमना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुदर्शना पुरुष मेरी सेवा करें। आचार्य सोमेंद्र ने लोगों की इच्छाएं सुनकर मुस्कान के साथ कहा, यदि आप ऐसी दुनिया में जीवित रहना चाहते हैं, तो आपके पास शक्ति होनी चाहिए। इस दुनिया में शक्तिशाली कमजोर पर शासन करता है। यदि आप शक्तिशाली हैं तो धन और प्रसिद्धि स्वाभाविक रूप से आएगी। यदि आप शक्तिशाली हैं तो लोग आपके पीछे आएंगे। मेरे शब्द याद रखना, युवाओं, ये दुनिया कमजोरों और निम्न लोगों को नीचा दिखाती है, केवल शक्तिशाली का सम्मान करती है। शक्ति होने का मतलब है कि आपके पास सब कुछ है। तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? आचार्य सोमेंद्र ने नीचे खड़े लोगों को तिरछी नजर से देखा, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कल्टीवेटर। हम कल्टीवेटर शक्ति, धन, प्रसिद्धि और सम्मान के प्रतीक हैं। हम इस दुनिया के शासक हैं। आचार्य, मैं कल्टीवेटर कैसे बन सकता हूँ?
आचार्य सोमेंद्र मुस्कुराए। ये वास्तव में सरल है। उन्होंने अचानक अपनी आस्तीन लहराई और हजारों चमकते हुए गोले हवा में दिखाई दिए। वे उड़कर लोगों के माथे की ओर गए और सीधे उनके दिमाग में समा गए। मैंने अभी आप सभी को कल्टीवेट करने का तरीका दिया है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप कल्टीवेट करना चाहते हैं या नश्वर बने रहना चाहते हैं। आचार्य सोमेंद्र ने फिर से अपनी आस्तीन लहराई और समूह से थोड़ी दूर 4 पोर्टल दिखाई दिए। प्रत्येक पोर्टल एक महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इस दुनिया में हमारे पास स्वर्गलोक महाद्वीप को छोड़कर 4 महान महाद्वीप हैं। एक बार जब आप अंदर कदम रखेंगे तो यह आपको बेतरतीब ढंग से उन 4 महान महाद्वीपों में से किसी एक में ले जाएगा, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि आप वास्तव में कहाँ उतरेंगे, इसलिए यह आपकी किस्मत पर निर्भर है। आपने सीखा है बेसिक क्यूई गैदरिंग तकनीक। रैंक नश्वर। मास्टरी लेवल 1। विवरण: हर सेकंड एक क्यूई अवशोषित करता है। केवल पद्मासन में बैठने पर ही सक्रिय किया जा सकता है। अब निकल जाओ। मैंने तुम नश्वर लोगों के साथ निपटने में अपना कीमती समय बर्बाद किया है। आप यात्रा के दौरान इस दुनिया के बारे में और अधिक सीखेंगे। भले ही मैं अपने जीवन का शेष हिस्सा लगा दूं, मैं आपको इस दुनिया के बारे में सब कुछ नहीं समझा पाऊंगा। उनकी आस्तीन की एक और लहर के साथ वहां मौजूद हर कोई पोर्टल की ओर उड़ने लगा, मानो उन्हें उनकी ओर खींचा जा रहा हो। चौंकाने वाली चीखें गूंजीं, और जो पोर्टल में प्रवेश कर रहे थे वे जल्द ही इस विशाल और अज्ञात दुनिया में कहीं न कहीं दिखाई देने वाले थे। पोर्टल में फेंके जाने के बाद रुद्र को फिर से हल्का चक्कर महसूस हुआ, और इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता वह एक जंगल के बीच में था। ये कहाँ है? क्या कोई नक्शा है जिसका मैं उपयोग कर सकूं? अचानक पानी से अलग हुए 4 बड़े महाद्वीपों वाला एक बड़ा नक्शा उसके सामने दिखाई दिया। पूर्वी महाद्वीप। नक्शे से वह केवल यही जानकारी जुटा सका, बाकी सब काला था। रुद्र ने चमकते आकाश को देखने के लिए अपना सिर झुकाया और आह भरी। मैं उससे अपनी काया के बारे में नहीं पूछ सका। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि काया के केवल 4 रैंक मौजूद हैं, नश्वर, अर्थ, स्वर्ग और दिव्य। तो मेरी काया इन 4 रैंकों में से किसी का हिस्सा क्यों नहीं है? क्या मेरे पास कोई विशेष शरीर है? उसके हाथ में एक ताबीज था जिस पर निम्नलिखित शब्द लिखे थे: स्वर्ग संवर्धन काया, रैंक स्वर्गीय, कोल्ड स्वेट स्माइल। चरित्र विवरण: रुद्र ने अपने मन में सिस्टम कमांड सक्रिय किया। नाम: रुद्र। कल्टीवेशन: कोई नहीं। विरासत: कोई नहीं। ब्लडलाइन: कोई नहीं। काया: स्वर्ग संवर्धन काया। शारीरिक शक्ति: 34। मानसिक शक्ति: 275। आत्मा की शक्ति: 1210। शारीरिक बचाव: 10। मानसिक बचाव: 1121। इन आंकड़ों का क्या अर्थ है? उसने सोचा, लेकिन बिना किसी गाइड या सिखाने वाले के वह उलझन में था। इस गेम को बनाने वालों ने कहा था कि कोई गाइड या मैनुअल नहीं होगा, यानी हमें खुद ही इस दुनिया को समझना होगा। इस तरह के गेम्स में लेवलिंग सिस्टम होना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस बार कहाँ है? मेरा लेवल क्या है? ये किसी गेम से ज़्यादा असलियत लग रहा है। रुद्र ने अपनी मुट्ठी खोली और बंद की। धड़ाम! अचानक उसने पास के एक पेड़ पर मुक्का मारा। ये वाकई दर्द करता है। क्या ये दर्द इसलिए है क्योंकि गेम मेरे दिमाग में दर्द के संकेत भेज रहा है, जिससे मुझे लग रहा है कि मैं सच में पेड़ को मार रहा हूँ? यह, चाहे जैसे भी सोचूं, डरावना है। अगर उसे किसी तलवार से चोट लगी तो कैसा महसूस होगा? वह इस बारे में सोचना नहीं चाहता था। माफ कीजिए, सामने वाले भैया। रुद्र के पीछे से एक मीठी आवाज आई, जिससे वह चौंककर पीछे मुड़ा। उसके ठीक पीछे लाल वस्त्र पहने एक प्यारी सी बच्ची खड़ी थी, जिसकी उम्र लगभग 10 साल लग रही थी। उसने एक हाथ में लाल गेंद और दूसरे में एक किताब पकड़ रखी थी। बिना कोई आहट किए वह मेरे पीछे कैसे आ गई? मुझे उसके होने का पता भी नहीं चला। और इतनी छोटी बच्ची यहाँ इस सुनसान जगह पर क्या कर रही है? शायद आसपास कोई शहर है। रुद्र उत्सुक हो गया। क्या तुम एनपीसी हो या प्लेयर? उसने पूछा। बच्ची ने उलझन में अपना सिर एक तरफ झुकाया। एनपीसी, प्लेयर, काव्या तो काव्या है, बच्ची ने जवाब दिया। तो तुम्हारा नाम काव्या है?
मेरा नाम रुद्र है। भैया रुद्र यहाँ कैसे आए? उसने अपनी जिज्ञासा भरी नज़रों से पूछा, मानो वह पहली बार किसी इंसान को देख रही हो। यहाँ, हम बाहर हैं, है ना? उसने अपना सिर हिलाया और कहा, हम मेरे परिवार के बगीचे के अंदर हैं। बगीचा? रुद्र उसके जवाब पर हैरान रह गया। ये जंगल तुम्हारा बगीचा है? उसने सिर हिलाया। अगर जंगल जैसी दिखने वाली यह जगह उसका बगीचा है, तो उनका घर कितना बड़ा होगा? वह कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। हालांकि यह अविश्वसनीय था, लेकिन इससे ये स्पष्ट हो गया कि उसके जैसी छोटी बच्ची यहाँ कैसे आई। अंदर आने के लिए माफ़ करना, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने मुझे यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया था। उसने बिना अजीब लगे समझाने की कोशिश की। मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकती हो? लेकिन उम्मीद के विपरीत बच्ची ने मना कर दिया। भैया रुद्र, चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, तो आप काव्या के साथ खेल क्यों नहीं लेते? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं? उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। काव्या हमेशा अकेली रहती है और खुद के साथ खेलना बोरिंग होता है। तुम्हारे परिवार वाले, वे हमेशा व्यस्त रहते हैं और काव्या के साथ नहीं खेल सकते। अच्छा, रुद्र को उस पर दया आ गई। अगर उसकी छोटी बहन न होती तो वह खुद भी अकेला होता, इसलिए वह जानता था कि अकेलेपन का क्या एहसास होता है। ठीक है, ये बड़ा भाई तुम्हारे साथ खेलेगा। उसने आत्मविश्वास से अपनी छाती पर हाथ रखा। अपनी बीमारी के कारण वह खुद अपनी छोटी बहन के साथ बचपन में नहीं खेल पाया था, इसलिए वह इसे उस अनुभव को जीने का मौका मान रहा था। सच में, आप काव्या के साथ खेलेंगे? उसकी आंखें आसमान के छोटे तारों की तरह चमकने लगीं, और उसकी खुशी इतनी मासूम थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। हाँ, तुम क्या खेलना चाहती हो? काव्या गेंद आपको फेंकेगी, और आप वापस फेंकना, ठीक है? उसने किताब नीचे रखी और गेंद दिखाए। थोड़ी दूरी बना लेते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। दोनों ने गेंद फेंकना शुरू किया, और जल्द ही जंगल में उस बच्ची की मधुर हंसी गूंजने लगी। रुद्र काव्या का मनोरंजन कर रहा था, जबकि बाकी प्लेयर्स खुद को मजबूत बनाने या दुनिया के बारे में जानकारी जुटाने में लगे थे। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में था। मिनट घंटों में बदल गए, और हर कोई अपनी मेहनत कर रहा था, जबकि रुद्र लगातार उस बच्ची के साथ खेल रहा था। इस बच्ची में कितनी जबरदस्त सहनशक्ति है। हम कई घंटों से गेंद फेंक रहे हैं, फिर भी उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद भी नहीं है। यहाँ तक कि उसके छोटे से शरीर पर थकान के कोई निशान नहीं हैं। रुद्र ने मन ही मन सोचा, उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। वह एक युवक होकर एक छोटी बच्ची से पहले कैसे थक सकता है? हालांकि असल दुनिया में उसने सालों तक अपना हाथ पैर नहीं हिलाया था, लेकिन यह वर्चुअल रियलिटी थी। उसे पसीना नहीं आना चाहिए था, थकान तो दूर की बात है। क्या हुआ, भैया रुद्र? आप ठीक नहीं लग रहे। क्या आप बीमार हैं? काव्या के शब्दों ने उसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचाई। नहीं, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ, उसने थक कर कहा। उसके शब्द सुनकर उसने गेंद फेंकना बंद कर दिया। तो क्या आप आराम करना चाहते हैं? फिर हम फिर से शुरू करेंगे। तुम अभी भी खेलना चाहती हो? हाँ, उसने जोर से सिर हिलाया, जिससे रुद्र लगभग रोने ही वाला था। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा आराम करने दो। वह पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और काव्या उसके बगल में बैठ गई। भैया रुद्र कहाँ से हैं? उसने पूछा। मैं पृथ्वी नाम की एक बहुत दूर की जगह से हूँ। पृथ्वी? उसकी चमकती आंखों को देखकर रुद्र मुस्कुराया। क्या तुम मेरी मातृभूमि के बारे में सुनना चाहती हो? भले ही यह बहुत कुछ न हो, लेकिन मुझे बचपन की यादें याद हैं। हाँ, मुझे इस पृथ्वी की कहानियाँ सुननी हैं। ठीक है, फिर रुद्र ने उसे अपने बचपन के किस्से सुनाने शुरू किए, और काव्या उसकी बातों में खो गई। 1 घंटे तक लगातार कहानी सुनाने के बाद जब उसकी सांसें फूलने लगीं, तो काव्या ने अपने हाथ में पकड़ी किताब खोली और बोली, चूंकि भैया रुद्र ने काव्या के साथ खेला और कहानियाँ सुनाई, तो काव्या भी आपको कहानी सुनाएगी। ये काव्या की तरफ से आपके लिए शुक्रिया है। रुद्र ने उसे मना नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसने किताब से पढ़ना शुरू किया, रुद्र हैरान रह गया कि वह एक शब्द भी नहीं समझ पा रहा था।
वह कहानी से ज़्यादा मंत्रों के उच्चारण जैसा लग रहा था, लेकिन वह उसे बीच में टोकना नहीं चाहता था, इसलिए वह सुनता रहा। जल्द ही, बिना पता चले, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करते ही उसे अधिक सुकून महसूस होने लगा, जैसे वह किसी तरह के सम्मोहन में हो। काव्या का अजीब उच्चारण कम होने लगा, उसे उसके शब्द समझ आने लगे, और ऐसी जानकारी उसके दिमाग में डाली जा रही थी जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं था। ये सब 1 घंटे तक चला, जब तक कि एक तेज आवाज ने रुद्र को उसकी ध्यानमग्न अवस्था से नहीं जगाया। आपने सीखा, स्वर्ग का रहस्यमयी ज्ञान। स्वर्ग का रहस्यमयी ज्ञान। रुद्र की बड़बड़ाहट सुनकर काव्या धीरे से मुस्कुराए। और तभी, हर प्लेयर के देखने के लिए आसमान में एक भव्य सिस्टम सूचना दिखाई दी। प्लेयर रुद्र दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने दिव्य रैंक का कौशल सीखा है। बधाई हो। इस घोषणा ने वहां मौजूद हर किसी को चौंका दिया, खासकर उन प्लेयर्स को जो टॉप पर थे। गेम को शुरू हुए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ था और किसी ने दिव्य रैंक का कौशल हासिल कर लिया। ये प्लेयर, रुद्र, कौन था और उसने इसे हासिल करने के लिए क्या किया? स्माइलिंग फेस। क्या हुआ भैया रुद्र? काव्या ने उससे पूछा। रुद्र अपनी नजरें आसमान की ओर लगाए हैरान सा खड़ा था। ओह, वो घोषणा! उसने आसमान में चमक रहे शब्दों की ओर इशारा किया। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, उसने मासूमियत से कहा। शायद एनपीसी को गेम की ये नोटिफिकेशन नहीं दिखती, रुद्र ने सोचा। उसने अपने कौशल, स्वर्ग का रहस्यमयी ज्ञान, की ओर देखा। इसमें 9 चरण थे और हर चरण के साथ एक नई शक्ति मिलने वाली थी। उसने स्वर्ग ऊर्जा अवशोषण तकनीक को सक्रिय किया और पद्मासन में बैठ गया। जैसे ही उसने ध्यान लगाना शुरू किया, एक मीठी सी सनसनाहट उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसका अनुभव ची एक्सपीरियंस बढ़ने लगा। उसकी सांसें अपने आप गहरी और लयबद्ध हो गईं। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर जैसे हर रंध्र से सांस ले रहा हो। कुछ ही मिनटों में उसके पूरे शरीर में एक गजब की शीतलता दौड़ गई, जैसे तपती गर्मी में कोई ठंडे पानी के कुंड में कूद पड़ा हो। आप अपनी नश्वर बाधाओं को तोड़ने में सफल रहे, अब आप एक आत्मा प्रशिक्षु बन गए हैं। सभी आंकड़े जोड़ 100। क्या सिर्फ बैठकर कल्टीवेट करने से ही शक्ति बढ़ती जाएगी? कितना बोरिंग है, रुद्र ने सोचा, लेकिन उसे यह एहसास काफी सुकून भरा लग रहा था। कल्टीवेटर बनने की बधाई भैया रुद्र, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सब तुम्हारी वजह से है काव्या, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो फिर से खेलते हैं। वह गेंद लिए उछल पड़ी। रुद्र ने देखा कि अब उसे कोई थकान नहीं थी। कल्टीवेटर बनते ही उसकी सारी ऊर्जा वापस आ गई थी। इधर गेम की उस पहली वैश्विक घोषणा ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। बाहर की दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां और अमीर लोग इस रुद्र नाम के खिलाड़ी की असली पहचान जानने के लिए बेताब थे। लेकिन गेम की प्राइवेसी सेटिंग्स इतनी सख्त थीं कि किसी का नाम जानना लगभग नामुमकिन था। इंटरनेट, गेमिंग फोरम और अखबारों में इस जानकारी के लिए लाखों की इनामी राशि रखी जा रही थी। गेमिंग अब केवल एक शौक नहीं, बल्कि एक बड़ा करियर बन चुका था। कुछ घंटे गेंद फेंकने और खेलने के बाद रुद्र अचानक रुक गया। क्या हुआ? क्या आप फिर से थक गए? काव्या ने चिंता से पूछा। मेरी बहन मुझे बुला रही है, रात के खाने का समय हो गया है, उसने कहा। काव्या का चेहरा उदास हो गया, उसे डर था कि अगर रुद्र चला गया तो वह वापस नहीं आएगा। काव्या को अकेला मत छोड़ो। उसकी आंखों में आंसू थे। रुद्र ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं वापस आने का वादा करता हूँ। सच में, अगर मैंने वादा तोड़ा, तो मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊंगा, उसने दृढ़ता से कहा। काव्या उसी पेड़ के पास बैठकर उसका इंतजार करने लगी। रुद्र ने लॉग ऑफ कमांड दिया और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। गेम की दुनिया की रोशनी गायब हो गई और रुद्र फिर से अपने कमरे के अंधेरे में था। भैया, गेम कैसा था? उसकी बहन रूही की आवाज गूंजी। मजेदार था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह उस रंगीन दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता था जहां उसका शरीर पूरी तरह काम कर रहा था। आज खाने में क्या है? उसने पूछा। चिकन सूप, रुद्र ने ठंडी सांस ली। पिछले कई सालों से वह सिर्फ सूप ही पी रहा था।
रूही ने उसे सहारा देकर बिठाया और चम्मच से गर्म सूप पिलाने लगी। खाने के बाद उसने उसे बिस्तर पर लिटाया और तौलिया व गर्म पानी लेकर आई। भैया, मैं आपको साफ कर देती हूँ, उसने कहा। रूही ने बड़ी देखभाल से उसके कपड़े बदले और उसे साफ किया। रुद्र को अपनी बेबसी पर हमेशा की तरह थोड़ा दुख हुआ, लेकिन रूही ने उसे हंसाते हुए बात संभाल ली। चिंता मत करो भैया, जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम मुझे बहुत सारी दावतें देना, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र की आंखों में नमी आ गई। मैं वादा करता हूँ, मैं एक दिन तुम्हें इसका कर्ज चुकाऊंगा। ठीक है, अब सो जाओ भैया, रूही ने उसे सुलाया। लेकिन रुद्र को नींद नहीं आ रही थी। उसने रूही से कहा कि वह उसका हेलमेट वापस लगा दे। तुम फिर खेलना चाहते हो? नींद का क्या, गेम खेलना ही मेरे लिए नींद जैसा है, रूही। बस आज रात के लिए, प्लीज। रूही ने मान लिया और हेलमेट लगा दिया। रुद्र वापस उस दुनिया में पहुंचा तो देखा कि काव्या अभी भी उसी पेड़ के नीचे उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही काव्या के चेहरे पर चमक आ गई। भैया रुद्र, आप वापस आ गए। मैंने वादा किया था न, रुद्र ने उसे थपथपाया। अब तारे निकल आए हैं, हम क्या खेलें? काव्या ने पूछा। वही, जो तुम चाहो, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। कोल्ड स्वेट स्माइल। रुद्र पूरी रात बिना किसी परवाह के काव्या के साथ खेलता रहा। वहीं खेल के बाकी खिलाड़ी अपनी ताकत बढ़ाने की होड़ में थे। उन्हें अपनी नई शक्तियों का नशा सा हो गया था, सिर्फ भूसों से चट्टानों को तोड़ना और एक छलांग में कई मीटर दूर चले जाना। उन्हें ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, एक तरह का श्रेष्ठता का एहसास। लेकिन रुद्र के लिए, जो असल दुनिया में चल फिर नहीं सकता था, काव्या के साथ वक्त बिताना ही सबसे बड़ी खुशी थी। उसे काव्या में अपनी छोटी बहन की झलक दिखती थी। रात के सन्नाटे में बस दो साए और एक गेंद ही हरकत में थे। काव्या, क्या इतनी देर तक बाहर खेलना तुम्हारे लिए ठीक है? अगर तुम जल्दी वापस नहीं गई तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा चिंता नहीं करेंगे? रुद्र ने पूछा, क्योंकि वे लगभग पूरा दिन एक साथ खेल चुके थे। सब ठीक है, काव्या यहाँ हमेशा अकेले ही खेलती है, इसलिए वे आदी हो चुके हैं। रुद्र को उस पर और भी दया आने लगी। काव्या, क्यों न हम थोड़ी देर खेलना बंद करें और मैं तुम्हें कुछ और कहानियां सुनाऊं? कहानियां? कहानियों का नाम सुनते ही उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक आ गई और वह फौरन पेड़ के नीचे बैठ गई। रुद्र भी उसके पास बैठ गया। आज मैं तुम्हें अपनी मातृभूमि की परियों की कहानियां सुनाऊंगा। परियों की कहानियां, जैसे पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं? नहीं, परियों की कहानियां मनोरंजन के लिए होती हैं। वे काल्पनिक होती हैं, सच नहीं। इन दोनों में फर्क क्या है? जब तुम सुनोगी तो खुद समझ जाओगी। रुद्र ने उसे बचपन में सुनी हुई मशहूर कहानियां सुनानी शुरू की। एक लड़की जिसे जहर दिया गया, समुद्र की जलपरियां और गहरे सागर में लड़ते हुए समुद्री डाकू। रुद्र को ये कहानियां सालों से याद नहीं थीं, फिर भी वह उन्हें इतने अच्छे से सुना रहा था कि काव्या मंत्रमुग्ध हो गई। ये लोग, क्या ये सब नश्वर इंसान हैं? उसने पूछा। मेरी जानकारी के अनुसार हाँ। ये दुनिया के पौराणिक जीवों या अमर देवताओं की कहानियों जैसी नहीं है। ये सामान्य है, फिर भी इसमें इतना मनोरंजन है। काव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि साधारण इंसानों की कहानियां इतनी दिलचस्प हो सकती हैं। क्या तुम्हारे पास काव्या को सुनाने के लिए और भी कहानियां हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। फिलहाल तो मुझे इतनी ही याद थी, लेकिन मैं आगे और ढूंढ कर लाऊंगा। ये वादा रहा। हाँ, मेरा वादा रहा। रुद्र मुस्कुराया। ठीक है, अब काव्या की बारी है पढ़ने की। उसने वही किताब खोली जिससे उसने रुद्र को पहले कल्टीवेशन सिखाया था। रुद्र ने सोचा कि शायद वह उसे कोई और कौशल सिखाने वाली है। काव्या ने कहा, भैया रुद्र, आपने तकनीक सीख तो ली है, लेकिन अभी उसे पूरी तरह निपुण नहीं किया है। आपकी सीखने की क्षमता बहुत तेज है, मुझे यकीन है कि आप जल्द ही इसमें माहिर हो जाएंगे। उसने पढ़ना शुरू किया। इस बार रुद्र को शुरुआत में तो सब समझ आया, लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में जाने लगा, कहानी उलझने लगी। उसे लगा जैसे वह कोई ऐसी कहानी सुन रहा है जो रहस्यमयी होती जा रही है। करीब 1 घंटे तक काव्या ने किताब पढ़ी और फिर शांत हो गई। उसने रुद्र की ओर देखा,
वह आंखें बंद करके शांत मुद्रा में बैठा था, मानो गहरे ध्यान में हो। भैया रुद्र वाकई जीनियस हैं, काव्या ने धीरे से बुदबुदाया। जो काम दूसरों को सीखने में सालों लग जाते हैं, वे कुछ ही घंटों में कर लेते हैं। वह एकटक उसके चेहरे को देखती रही, जैसे मंत्रमुग्ध हो गई हो। कुछ देर बाद रुद्र के भीतर सिस्टम की आवाज़ गूंजी। स्वर्ग का रहस्यमयी ज्ञान में आपकी समझ काफ़ी बढ़ गई है। स्वर्ग का रहस्यमयी ज्ञान का मास्टर लेवल बढ़कर 1 से 2 हो गया है। आपने स्वर्गीय खंडन तलवार प्रहार सीख लिया है। स्वर्गीय खंडन तलवार प्रहार। रैंक दिव्य, मास्टरी लेवल 1। विवरण: 10,000 QE ची खर्च करता है। इसे सक्रिय करने के लिए तलवार की आवश्यकता होती है। ये प्रकाश का एक ऐसा स्तंभ बनाता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है। जब रुद्र ने आंखें खोलीं, तो काव्या उसके पास ही सिर रखकर सो रही थी और सूरज क्षितिज पर निकल आया था। सुबह हो गई। उसने हैरान होकर सोचा, ओह, आप जाग गए, भैया रुद्र। काव्या ने अपनी आंखें मलीं। क्या आपने ज्ञान प्राप्त करने के दौरान कुछ नया सीखा? ज्ञान, क्या उसे वही कहते हैं? हाँ, मैंने स्वर्गीय खंडन तलवार प्रहार नाम का एक कौशल सीखा है। काव्या की आंखें हैरानी से फैल गईं। बहुत अच्छे, भैया रुद्र। लेकिन आपका कल्टीवेशन अभी कम है, इसलिए आप इसे अभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसमें 10,000 QE की ज़रूरत है। क्या ये वही ऊर्जा है जो मैं कल्टीवेट करते समय सोखता हूँ? उसने पूछा। काव्या ने हामी भरी। रुद्र ने हिसाब लगाया, अभी मेरे पास 5,000 10/10,000 QE है। अगर मैं इसे इस्तेमाल कर लूँ, तो क्या मेरा QE खत्म हो जाएगा और मुझे फिर से कल्टीवेट करना पड़ेगा? काव्या ने समझाया, खर्च हुआ QE अपने आप वापस आ जाता है, तो आपको हर बार कल्टीवेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्राकृतिक रूप से ऊर्जा रिकवर होने में समय लगता है, जो आपकी प्रगति को धीमा कर सकता है। इसीलिए कल्टीवेटर अपनी ऊर्जा फालतू में बर्बाद नहीं करते। इसके अलावा, अगर QE एक निश्चित सीमा से कम हो जाए, तो शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। रुद्र को बात समझ आ गई। यानी ये किसी भी अन्य गेम जैसा ही है, बस ऊर्जा का प्रबंधन ज़रूरी है। शुक्रिया काव्या, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं समझ पाता। काव्या ने अपना सिर सहलाते हुए कहा, भैया, आभार शब्दों से नहीं, कर्म से दिखाया जाता है। काव्या की मासूमियत देखकर रुद्र हंस पड़ा। काव्या संतुष्ट थी। रुद्र खड़ा हुआ और बोला, अब मुझे निकलना होगा, लेकिन मैं वापस आऊँगा। इस बार काव्या ने उसे नहीं रोका। उसने अपने गले से एक हार नेकलेस निकाला और उसे दे दिया। अलविदा, भैया रुद्र। जब वापस आओगे, तो काव्या के साथ फिर खेलना, ठीक है? इसे रखना, तुम इससे मुझे बुला सकोगे। रुद्र ने हार ले लिया और उसे अलविदा कहकर वहां से गायब हो गया। काव्या उसके जाने के बाद उसी जगह पर खड़ी रही, जैसे कोई सपना देख रही हो। मेरे साथ खेलने के लिए शुक्रिया। अचानक उसका शरीर जुगनू की तरह चमकने लगा और खूबसूरत रोशनी में बदलने लगा। उसका शरीर छोटे छोटे कणों में बिखर कर बादलों की तरफ उड़ गया। उसी पल आकाश में एक सिस्टम संदेश गूंजा। बधाई हो, प्लेयर रुद्र ने दुनिया का पहला गुप्त मिशन पूरा कर लिया है। उस रात तारों भरे आसमान में एक प्यारी सी आवाज़ गूंजी, भैया रुद्र। स्माइलिंग फेस, सुप्रभात भैया, सुप्रभात। रूही ने बिस्तर पर लगी मेज़ पर सूप का कटोरा रखते हुए कहा, आज का नाश्ता तैयार है। रुद्र को चम्मच से सूप पिलाते हुए उसने पूछा, भैया, क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकती हूँ? क्या बात है? मुझे आज रात कुछ परियों की कहानियाँ सुननी हैं। रूही हैरान रह गई, उसे ऐसी किसी मांग की उम्मीद नहीं थी। परियों की कहानियाँ क्यों? उसने चिंतित स्वर में पूछा। उसे डर था कि कहीं बीमारी की वजह से रुद्र का मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ रहा। रुद्र ने समझाया, मैंने गेम में एक दोस्त बनाई है, वह एक छोटी एनपीसी है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे और कहानियाँ सुनाऊंगा। आप एनपीसी को परियों की कहानियाँ सुना रहे हैं? भैया, आप वाकई क्या कर रहे हैं? रूही ने आह भरी, उसे लगा कि रुद्र बचकानी हरकतें कर रहा है। सिर्फ इसलिए कि वे एनपीसी हैं, उन्हें कम मत समझो। वे चलते हैं,
सोचते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं और बिल्कुल असली खिलाड़ियों की तरह बात करते हैं। जब तक आप उनसे पूछो नहीं, तब तक पता भी नहीं चलता कि वे खिलाड़ी हैं या एनपीसी। हाँ, हाँ, बस उसके साथ कुछ अजीब मत करना, ठीक है? अजीब? मैं अजीब क्यों करूँगा? रुद्र ने पूछा। क्या आपने सुना नहीं? कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एनपीसी के साथ गलत व्यवहार करने पर गेम में मार दिया गया है। मैंने सुना है कि इस गेम में मौत की सज़ा बहुत कठोर है। एनपीसी के साथ गलत व्यवहार? क्या गेम में ऐसा भी होता है? रुद्र ने हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ये तो वाकई बहुत गंभीर गेम था। अरे, आप जरूर कुछ गलत करने का सोच रहे हैं, है ना? ऐसा सोचना भी मत भैया। एक बहन के तौर पर मैं आपको इसकी मनाही करती हूँ। रुद्र मुस्कुराया, ये तो तभी काम करता है अगर तुम मुझसे बड़ी होती, है ना? तो मैं आपकी देखभाल करना बंद कर दूंगी। हम्फ। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई कोई ऐसा इंसान है जो एनपीसी के साथ बदतमीजी करेगा? बाकी लोगों के विपरीत मेरे पास नैतिक मूल्य हैं। उसने आह भरी और बात बदली, वैसे यह मौत की सज़ा क्या है और मरने पर क्या होता है? जो लोग मर चुके हैं, उनके अनुसार कुछ लोग मौत के बाद कल्टीवेशन करने में अक्षम हो जाते हैं, जबकि कुछ अपनी पूरी प्रगति खो देते हैं, जिससे उन्हें सब कुछ शून्य से शुरू करना पड़ता है। रुद्र ने सोचा, तो बेसिकली सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ता है। एक गेम के लिए यह वाकई बहुत कठोर है। इसके अलावा कुछ लोगों ने फिर से शुरू करने के लिए नए कंसोल खरीदने की कोशिश की, लेकिन पता है क्या? वे फिर भी उसी कैरेक्टर के साथ गेम में वापस आए। तो हम चाहे कुछ भी करें, एक ही कैरेक्टर तक सीमित हैं। रुद्र को समझ नहीं आया कि गेम बनाने वालों का ऐसा सिस्टम बनाने का मकसद क्या था। ऐसा लगता था जैसे वे चाहते हैं कि इंसान दूसरी दुनिया में भी उतनी ही वास्तविकता के साथ जिएं। भैया, मेरे स्कूल जाने का समय हो गया है। मैं लौटते समय कुछ परियों की कहानियां ले आऊंगी, रूही ने जाने से पहले कहा। शुक्रिया। रुद्र ने चारों तरफ देखा, लेकिन काव्या कहीं नजर नहीं आई। लगता है वह अपने घर चली गई। उसने इंतजार करने के लिए बैठना और कल्टीवेशन करना बेहतर समझा। समय बीतता गया। रात होने तक रुद्र एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहा। उसे पता ही नहीं चला कि समय कितनी तेजी से निकल गया। 10,000/10,000। आपने ब्रेक थ्रू के लिए पर्याप्त क्यूई ऊर्जा सोख ली है। आप आत्मा प्रशिक्षु के दूसरे स्तर पर पहुंच गए हैं। सभी आंकड़े जोड़ 150। 20,000/20,000। आप आत्मा प्रशिक्षु के तीसरे स्तर पर पहुंच गए हैं। सभी आंकड़े जोड़ 200। 40,000/40,000। आप आत्मा प्रशिक्षु के चौथे स्तर पर पहुंच गए हैं। सभी आंकड़े जोड़ 250। 80,000/80,000। आप आत्मा प्रशिक्षु के पांचवें स्तर पर पहुंच गए हैं। सभी आंकड़े जोड़ 300। रुद्र ने खाने के समय तक कल्टीवेशन बंद नहीं किया। हम आज खेल नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं। कम से कम अगली मुलाकात के लिए मेरे पास कहानियां तैयार हैं। उसने रात के आसमान को निहारा और गेम से लॉग ऑफ कर लिया। रुद्र को साफ सफाई करने और खाना खिलाने के बाद रूही ने उसे परियों की कहानियां सुनानी शुरू की। उसकी आवाज़ में एक कोमलता थी। मेरा सुनाना कैसा था? उसने शरारती अंदाज में पूछा। बेकार था। क्या ठीक है? अगली बार खुद ही पढ़ लेना। अरे, माफ़ करना रूही, मैं बस मजाक कर रहा था। रुद्र ने जल्दी से अपनी बात सुधारी। तुम्हारी आवाज़ तो इतनी मधुर थी कि मुझे लगा तुम खुद कोई असली परी हो। रूही शर्मा गई। ये बचकानी कहानियां जोर जोर से पढ़ना शर्मनाक है, पता है। मैं इस कर्ज को याद रखूंगी। हाँ हाँ, मैं तो अपनी जान भी तुम्हें दे दूंगा, बस मेरे लिए कुछ और कहानियां ढूंढ कर लाओ, ठीक है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूही। कोई जवाब न मिलने पर उसने उसे पुकारा। रूही ने गंभीर और थोड़े दुखी चेहरे के साथ कहा, भैया कृपया ऐसी बातें फिर कभी मत कहना। रुद्र को तुरंत एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है। मुझे माफ़ कर दो। उसने तुरंत माफ़ी मांगी। जब तक तुम समझते हो तब तक ठीक है। रूही ने लाइट बंद की। भैया, देर हो रही है, अब आपको सो जाना चाहिए। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट, भैया।
अपने कमरे में जाकर रूही हमेशा की तरह सोने से पहले अपने फ़ोन पर इंटरनेट चला रही थी। ये प्लेयर रुद्र बहुत ही रहस्यमय है। गेम लॉन्च होने के 2 दिनों में ही वह दिव्य रैंक का कौशल हासिल करने वाला और गुप्त मिशन पूरा करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया। क्या वह इंसान भी है? स्कूल और भैया की देखभाल के कारण गेम न खेल पाने के बावजूद वह गेम की ताज़ा जानकारी रखती थी ताकि जब उसे खेलने का मौका मिले तो वह पीछे न रहे। इधर मेरा भाई एक छोटी एनपीसी के साथ समय बिता रहा है। उसने मन ही मन सोचा और मुस्कुरा दी। वाह, उसका इनाम 5 मिलियन तक पहुंच गया है। उसे यकीन नहीं हुआ कि लोग सिर्फ इस एक खिलाड़ी को ढूंढने के लिए कितना पैसा खर्च करने को तैयार थे। इतनी शोहरत, कितनी ईर्ष्या होती है। उसने फ़ोन बंद किया और आंखें मूंद लीं। भैया भी कभी स्पॉटलाइट में चमकते थे। उसने आह भरी और धीरे धीरे सो गई। कोल्ड स्वेट स्माइल। खोज कैसी चल रही है? क्या उस खिलाड़ी रुद्र के बारे में कोई जानकारी मिली? विक्रम अपने बिस्तर पर बैठा था, हेलमेट अभी भी उसके सिर पर था और उसकी नज़रें दरवाजे के पास खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर टिकी थीं। माफ़ करें युवा मालिक, लेकिन वह खिलाड़ी अपनी पहचान गुप्त रखने पर अड़ा हुआ है। हमारे द्वारा दी गई पेशकश भी उसे सामने नहीं ला सकी, उस व्यक्ति ने थकी हुई आवाज़ में कहा। वह 2 दिनों से रुद्र के बारे में जानकारी खोजने के लिए सो नहीं पाया था, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। लालच काम नहीं कर रहा। तो इनाम बढ़ाकर 20 मिलियन कर दो। जब तक वह खिलाड़ी पहले से ही बेहद अमीर न हो, वह आज नहीं तो कल जाल में ज़रूर फंसेगा, विक्रम ने बेपरवाही से कहा, मानो 20 मिलियन उसके लिए कोई बड़ी बात न हो। जो आ गया, वह व्यक्ति वहां से चला गया। विक्रम ने सोचा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं इस खिलाड़ी को ढूंढ कर रहूंगा। ये व्यक्ति या तो बहुत भाग्यशाली है या गेम बनाने वालों से जुड़ा है, जिससे इसे वे चीज़ें मिल रही हैं जो आम लोगों को कभी नहीं मिल सकती। अगर मैंने उसे अपने गुट में शामिल कर लिया, तो मेरे परिवार का रुतबा और भी बढ़ जाएगा। दुनिया भर में ऐसे ही नज़ारे देखने को मिल रहे थे। कई रसूखदार लोग उस रुद्र को खोजने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, जो गेम में सबसे आगे था। वे अनजान थे कि रुद्र को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि उसने गेम की घोषणाओं के कारण असल दुनिया में कितनी हलचल मचा दी है। रुद्र के लिए कल्टिवेशन ऑनलाइन महज एक खेल था, लेकिन दूसरों के लिए इसके पीछे अपने अपने मकसद थे। नाश्ता करने के बाद रुद्र गेम में दाखिल हुआ, लेकिन काव्या कहीं नजर नहीं आई। क्या देर रात तक बाहर रहने के कारण उसे अपने परिवार से डांट पड़ी? उसने सोचा, शायद वह झूठ बोल रही थी कि उसके घरवाले चिंता नहीं करते, ताकि हम थोड़ी देर और खेल सकें। रुद्र ने आह भरी। उसे वह हंसमुख छोटी बच्ची याद आ रही थी। उसके बिना इस दुनिया में करने को क्या था? शक्ति, धन, शोहरत, इनमें से किसी में भी रुद्र की रुचि नहीं थी। वह बस मज़े करना चाहता था और अपने शरीर का सामान्य रूप से उपयोग करना चाहता था, जिसे वह असल दुनिया में हासिल नहीं कर सकता था। उसने वह हार निकाला जो काव्या ने उसे जाने से पहले दिया था। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। मुझे इतना बेसब्र नहीं होना चाहिए। मैं उसका इंतज़ार करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने मेरे वापस आने का इंतज़ार किया था। वह फिर से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया। हालांकि पहले यह उबाऊ लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे इसमें आनंद आने लगा, जैसे नींद में मालिश मिल रही हो। समय तेजी से बीतता गया और रात फिर से आ गई। 1,60,000 बटा 1,60,000। आपने ब्रेकथ्रू के लिए पर्याप्त QE ऊर्जा सोख ली है। आप आत्मा प्रशिक्षु के 6ठे स्तर पर पहुंच गए हैं। सभी आंकड़े जोड़ 350। 3,20,000 बटा 3,20,000। आपने ब्रेकथ्रू के लिए पर्याप्त QE ऊर्जा सोख ली है। आप आत्मा प्रशिक्षु के 7वें स्तर पर पहुंच गए हैं। आपने इंद्रिय क्षमता वर्धन सीख लिया है। सभी आंकड़े जोड़ 400। इंद्रिय क्षमता वर्धन। रैंक लागू नहीं। विवरण स्थायी रूप से सभी इंद्रियों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। इसे सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं है। अगले स्तर तक जाने के लिए समय और अधिक लगता जा रहा है, और ज़रूरत हर स्तर के साथ दोगुनी हो रही है। अभी कितने और स्तर हैं? रुद्र ने सोचा। इस गति से बाद के चरणों में एक स्तर बढ़ाने के लिए लगातार 1 महीने का कल्टीवेशन लगेगा।
ये कल्टीवेशन तो एक बड़ी मेहनत का काम है। जैसे ही रुद्र लॉग ऑफ करने वाला था, आसमान में एक घोषणा हुई जिसने नीचे से अनगिनत नजरों को अपनी ओर आकर्षित किया। बधाई हो, प्लेयर श्वेता दुनिया की पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने एक सहचर हासिल किया है। रुद्र को जिज्ञासा हुई कि श्वेता ने किस तरह का सहचर हासिल किया है। बाकी हर कोई ये देखकर हैरान था कि घोषणा में प्लेयर रुद्र की जगह प्लेयर श्वेता का नाम था, जिन्हें एक और चमत्कार करने वाला माना जा रहा था। खिलाड़ी इस बात से राहत महसूस कर रहे थे कि रुद्र अब दुनिया का एकमात्र पूर्वज नहीं रहा। पूर्वज वह उपाधि थी जो कम्युनिटी ने उन लोगों को दी थी जो रुद्र की पहली घोषणा के बाद सिस्टम में दुनिया का पहला बनकर सामने आए थे। सहचर, है ना? रुद्र के मन में भी सहचर पाने की इच्छा जागी, लेकिन इसे कैसे हासिल किया जाए? गेम से लॉग ऑफ करने के बाद रूही हाथ में रात का खाना लिए उसके पास ही थी। रूही, इस गेम में सहचर कैसे हासिल करते हैं? उसने पूछा। सहचर, क्या किसी को सहचर मिल गया? उसने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता कि सहचर कैसे हासिल करते हैं। श्वेता नाम की किसी खिलाड़ी को मिला है। श्वेता, रूही ने तुरंत उस नाम को पहचान लिया। वह इस समय शीर्ष खिलाड़ियों में से एक है जिसका कल्टीवेशन 5वें स्तर का है। इसके अलावा वह असल जिंदगी में भी एक अमीर खानदान से है। 5वां स्तर शीर्ष माना जाता है। रुद्र, जो पहले से ही 7वें स्तर पर था, ये सुनकर हैरान रह गया कि जो व्यक्ति उससे 2 स्तर पीछे है वह शीर्ष पर है। क्या वे वाकई शीर्ष खिलाड़ी हैं? मैंने तो मुश्किल से ही कल्टीवेट किया है और मैं पहले से ही उन रैंकर्स से 2 स्तर ऊपर हूँ। उसने सोचा। रूही, इस समय गेम में सबसे ऊंचा कल्टीवेशन किसका है? मुझे लगता है कि विद्युत सम्राट नाम का कोई खिलाड़ी है जो 6ठे स्तर का आत्मा प्रशिक्षु है। वाह, कितना अजीब नाम है। आप इसी बात को लेकर चिंतित हैं? रूही हंसी। बताए, आपका कल्टीवेशन अभी क्या है? चूंकि आपने अपना अधिकांश समय मौज मस्ती में बिताया है तो ये काफ़ी कम होगा, है ना? मुझे अंदाज़ा लगाने दो, आप दूसरे स्तर के आत्मा प्रशिक्षु होंगे। रुद्र मुस्कुराया। गलत, पहले स्तर का आत्मा प्रशिक्षु। फिर से गलत। क्या? मुझे मत बताओ, आपने अभी तक कल्टीवेशन ही नहीं किया। रूही, तुम्हारी नज़रों में मैं इतना दयनीय और कमज़ोर कब से हो गया? तुम्हारा भाई निराश है, रुद्र ने दुखी स्वर में कहा। खैर छोड़ो, मैं वैसे भी गेम में कोई नहीं हूँ। और जैसा तुमने कहा, मैंने मौज मस्ती की है, तो जल्दी करो और मेरे साथ खेलो ताकि हम साथ में कुछ कर सकें। इस हफ्ते ये नामुमकिन है क्योंकि स्कूल है, लेकिन अगले हफ्ते पक्का जब गर्मी की छुट्टियां शुरू होंगी। स्कूल, है ना? मुझे जलन हो रही है, रुद्र ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। स्कूल जाना जलन करने वाली बात नहीं है भैया, यह उबाऊ और थकाने वाला होता है, रूही ने आह भरी। लेकिन मैं फिर भी तुमसे और हर छात्र से जलन महसूस करता हूँ। उसने मन ही मन आह भरी। कुछ और मिनट बात करने के बाद रूही सोने के लिए अपने कमरे में चली गई और रुद्र भी सो गया। अगर वह कल तक नहीं आई तो मुझे उस हार का इस्तेमाल करना होगा, उसने खुद से कहा और सो गया। स्माइलिंग फेस। काव्या, तुम कहाँ हो? तुम्हारा पसंदीदा भाई तुम्हारे साथ खेलने आया है, रुद्र ने गेम में लॉग इन करते ही जंगल में चिल्लाकर कहा। उसने अपनी गर्दन पर लटके उस हार को देखा जो काव्या ने उसे दिया था। उसने उसे खोलने की, थपथपाने की और आदेश देने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। वह हार वैसे ही बना रहा। ओह काव्या, तुमने मुझे इतनी उलझन भरी चीज़ बिना समझाए क्यों दे दी? उसने हारते हुए आह भरी। अचानक, जैसे आसमान ने उसकी आह सुन ली हो, जमीन कांपने लगी। दूर से धातु के टकराने और गालियों की आवाज़ें आ रही थीं। मेरे इस हमले का स्वाद चखो, नीच। मौत को दावत दे रहे हो। जोरदार धमाके के साथ एक गुबार उठा। रुद्र हैरान था कि यह सब क्या हो रहा था। जल्द ही उसने देखा कि हवा में 2 आकृतियां लड़ रही थीं, एक लंबे लाल बालों वाला और दूसरा काले बालों वाला। वे तलवारों से एक दूसरे पर वार कर रहे थे और उनकी टक्कर से उठने वाली लहरें रुद्र के शरीर को झकझोर रही थीं। ये तो बिल्कुल उस बूढ़े आचार्य की तरह उड़ रहे हैं, रुद्र ने सोचा।
लड़ाई कई मिनटों तक जारी रही, लेकिन जैसे जैसे वे रुद्र के करीब आए, उनके तलवारों के टकराने से उठने वाली विनाशकारी लहरें रुद्र के लिए असहनीय हो गईं। दबाव इतना ज्यादा था कि उसका दम घुटने लगा। मेरे लिए मरो। 7 पृथ्वी तलवार प्रहार। बहुत कमजोर, खूनी तलवार प्रहार। एक जोरदार झटके के साथ हवा का एक बवंडर आया। रुद्र खुद को संभाल नहीं पाया और खांसते हुए उसके मुंह से खून निकल आया। उसे लोहे जैसी खून की गंध आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि अगर वे थोड़ा और करीब आए, तो वह इस लड़ाई के चपेट में आकर मर जाएगा। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे और आक्रामक होते जा रहे थे। 9 पृथ्वी तलवार प्रहार। राक्षस का रक्त। एक जोरदार धमाके के साथ पेड़ गिरने लगे और रुद्र एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो गया। लड़ाई जारी रही। अंत में लाल बालों वाले राक्षस मंगल ने अपने प्रतिद्वंद्वी अर्जुन की एक बांह काट दी। अर्जुन गुस्से से पागल हो उठा और उसने अपनी कल्टिवेशन की शक्ति को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा, अर्जुन ने दहाड़ लगाए। मंगल हंसते हुए बोला, अंकिता भी तुम्हारी ही तरह कमजोर थी। उसने खुद को मार लिया, वरना मैं उसका और मजा लेता। ये सुनकर अर्जुन का क्रोध फूट पड़ा। उसने अपनी तलवार से एक भीषण हमला किया। तभी अचानक एक छोटी सी बच्ची लाल वस्त्रों में उनके बीच आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में खून से सनाहार था। शांति भंग करने के लिए तुम दोनों की कल्टीवेशन शक्ति छीन ली जाती है। काव्या ने अपनी आस्तीन लहराए। अगले ही पल उन दोनों की पूरी शक्ति ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वे दोनों जमीन पर गिर पड़े, उनकी हड्डियां टूट गईं। तुम कौन हो? राक्षस मंगल जमीन पर तड़पते हुए चिल्लाया। काव्या ने उसे अनसुना कर दिया और रुद्र के बेहोश शरीर के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गई। उसने उसके होठों से खून साफ किया, उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। इसे घायल करने के लिए तुम्हारी सजा मौत है। काव्या खड़ी हुई और उन दोनों की तरफ घूमा। उसके चेहरे पर मौत का सन्नाटा था। स्वर्गीय खंडन तलवार प्रहार। पूरी दुनिया कांप उठी। काव्या के हाथ में सुनहरी रोशनी से बनी एक तलवार प्रकट हुई। उसने जोर से वार किया और ऐसा लगा जैसे आसमान 2 हिस्सों में बंट गया हो। जमीन पर एक गहरी दरार पड़ गई जो मीलों दूर तक चली गई। जब रुद्र ने धीरे धीरे आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि वह काव्या की गोद में लेटा था। काव्या, वह हैरान रह गया। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी? काव्या ने उसे फिर से अपनी गोद में सुलाया। मालिक, आप हिले मत। आप घायल हैं। क्या? तुमने मुझे क्या कहा? मालिक, हम इस बार कौन सा गेम खेल रहे हैं? ये गेम नहीं है। काव्या ने भैया रुद्र को अपना मालिक स्वीकार कर लिया है। उसने वह खून से सनाहार दिखाया। रुद्र ने माथा पीट लिया। काव्या, मैंने तो बस तुम्हें बुलाने के लिए कहा था। सहचर बनाना, ये बहुत ज्यादा है, इससे गलतफहमियां होंगी। गलतफहमियां? काव्या को परवाह नहीं। रुद्र ने उसे समझाया, भैया रुद्र, अगर तुम मुझे हमेशा की तरह भैया रुद्र कहोगी तो कोई गलतफहमी नहीं होगी। काव्या की आंखें चमक उठीं। तो भैया रुद्र, उसने उसे कसकर गले लगा लिया। आपने काव्या को अपने सहचर के रूप में स्वीकार कर लिया है। सिस्टम की घोषणा हुई और रुद्र के सामने काव्या का विवरण आ गया। साथ ही उसके कौशल का स्तर भी बढ़ गया। जब आसमान में ये घोषणा हुई कि प्लेयर रुद्र ने दुनिया का पहला दिव्य ग्रेड सहचर हासिल कर लिया है, तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई। हर जगह यही चर्चा थी कि रुद्र ने न जाने कौन सा धोखा किया है। लेकिन रुद्र को इसकी परवाह नहीं थी, उसे तो बस अपनी नई दोस्त का साथ मिल गया था। कोल्ड स्वेट स्माइल, ये क्या बकवास है? ये खिलाड़ी रुद्र तो पहले से ही एंड गेम में पहुंच गया है, जबकि हम अभी भी मामूली हथियारों के लिए पैसे जुटाने हेतु जंगल में जड़ी बूटियां बीन रहे हैं। गेम को शुरू हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और यह बंदा वो सब हासिल कर रहा है जिसे पाने में हमें महीनों, शायद सालों लग जाते। क्या इसे अभी भी एक खिलाड़ी माना जा सकता है? यह बाकी सभी से मीलों आगे है। ये बंदा पक्का चीटिंग कर रहा है। इतनी जल्दी सब कुछ मिलना नामुमकिन है। गेम एडमिन्स और बनाने वाले क्या कर रहे हैं? इसे सज़ा मिलनी चाहिए। इंटरनेट पर रुद्र के चीटिंग करने की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। आजकल के लोकप्रिय गेम्स में चीटिंग की सज़ा बहुत कठोर होती है, भारी जुर्माना या जेल भी हो सकती है।
लेकिन रुद्र के मामले में लोग यही मान रहे थे कि वह पागल है जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय गेम में इतनी बेशर्मी से चीटिंग कर रहा है। चीटिंग है ना? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है, श्वेता? विद्युत सम्राट ने अपने पैरों के पास पड़ी भेड़िए की कटी हुई गर्दन को एक तरफ ठोकर मारी। उसके हाथ में एक स्टील की तलवार थी जिससे नीली बिजली की लपटें निकल रही थीं। उसके साथ दो सुंदर युवतियां थीं, श्वेता और अग्नि रानी। श्वेता ने आसमान में दिख रही घोषणा की ओर देखते हुए कहा, वह चीटिंग कर रहा है या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो बस इस बात में दिलचस्पी है कि एक दिव्य ग्रेड का सहचर कैसा दिखता है। उसके पास एक बिल्ली थी जिसका नाम कालू था। अग्नि रानी ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा, क्या बात है? लेगेसी रैंकिंग में तीसरे नंबर पर काबिज विद्युत सम्राट क्या एक अनजान खिलाड़ी से दबाव महसूस कर रहे हैं? विद्युत सम्राट ने गंभीर लहजे में कहा, यह मजाक नहीं है। मेरे अलावा पूरी लेगेसी रैंकिंग इस रुद्र की वजह से खतरे में पड़ सकती है। हो सकता है वह कोई चीटर हो, या फिर कोई ऐसा खिलाड़ी जिसे किस्मत और हुनर दोनों का साथ मिला हो। अगर वह वाकई इतना प्रतिभाशाली है तो मैं उसे अपनी टीम में भर्ती करूंगी, अग्नि रानी ने जवाब दिया। ख्वाब देखना बंद करो, उसे सबसे पहले मैं ही ढूंढूंगा, विद्युत सम्राट ने गुर्राते हुए कहा। उधर वे तीनों कंकाल कब्रिस्तान के पास पहुंच चुके थे। सामने एक बड़ा कब्रिस्तान था जहां कंकाल लकड़ी की कठपुतलियों की तरह इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने अपनी अपनी तलवारें और चाबुक निकाली और उन कंकालों पर हमला बोल दिया। दूसरी तरफ रुद्र काव्या के कैरेक्टर स्टेटस को देखकर हैरान था। गेम के इतनी जल्दी चरण में इतना शक्तिशाली साथी होना, क्या ये तकनीकी रूप से चीटिंग नहीं है? रुद्र जानता था कि उसके पास बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले कितना बड़ा फायदा है, लेकिन वह प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी नहीं था, इसलिए उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। काव्या, एक आत्मा प्रशिक्षु की तुलना में तुम आत्मा सम्राट के रूप में कितनी शक्तिशाली हो? उसने जानना चाहा। काव्या ने उसे अजीब नज़रों से देखा और कहा, 1000, 10,000 गुना। भैया रुद्र, इनकी तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि अंतर बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? उधर वह पहाड़ दिख रहा है। काव्या अपने एक हमले से उसे गायब कर सकती है। काव्या ने क्षितिज पर मौजूद पहाड़ की ओर इशारा करते हुए सहजता से कहा। रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर वह सच कह रही थी तो वह तो एक चलती फिरती परमाणु बम की तरह थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गेम बनाने वालों ने इतनी छोटी बच्ची को इतनी शक्ति देने का फैसला क्यों किया। काव्या, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बिना वजह मत करना, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि तुम गलती से कोई शहर या जमीन का टुकड़ा उड़ा दो। वह अचानक रुका और जमीन पर बनी उस गहरी दरार को देखा जो उसने पहले देखी थी। काव्या, क्या ये तुमने किया था? उसने शांति से सिर हिलाया। अरे, रुद्र ने जोर से आह भरी। काव्या, जब तक मैं अनुमति न दूं, अपनी शक्ति का इस्तेमाल मत करना, समझी? ठीक है, काव्या ने आसानी से मान लिया। रुद्र ने उस दरार को आखिरी बार देखा और कड़वी मुस्कान के साथ वहां से आगे बढ़ गया। चलो काव्या, यहाँ से दूर चलते हैं। अच्छा नहीं होगा कि कोई हमें यहाँ देख ले। चलते चलते रुद्र ने पूछा, काव्या, अब जब तुम मेरी सहचर बन गई हो तो तुम क्या करोगी? काव्या जहाँ भी भैया रुद्र जाएंगे उनके साथ जाएगी, और वह आपको अगले आयाम रेल्म तक ले जाएगी। अगले आयाम? वो क्या है? खैर, अभी के लिए उसे छोड़ो। तुम्हारे परिवार का क्या? अगर तुम मुझे फॉलो करोगी तो वे क्या कहेंगे? भैया रुद्र अब काव्या का परिवार हैं तो कोई समस्या नहीं है। काव्या ने अपनी चमकती आंखों से उसे देखा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक बच्ची के साथ क्या करे, लेकिन फिर उसे याद आया कि यह सिर्फ एक गेम है और वह एक एनपीसी है, तो शायद सब ठीक था। ठीक है, जैसा तुम चाहो काव्या, रुद्र ने हार मानकर मुस्कुराते हुए कहा। स्माइलिंग फेस। बधाई हो प्लेयर विद्युत सम्राट, प्लेयर श्वेता और प्लेयर अग्नि रानी दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने कंकाल कब्रिस्तान को पार कर लिया है। इस घोषणा ने सभी खिलाड़ियों को हैरान कर दिया। ये केवल इसलिए नहीं था कि किसी ने कालकोठरी डंजन को पार कर लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि लेगेसी रैंकिंग के 3 अलग अलग परिवारों ने एक साथ मिलकर काम किया था।
लेगेसी रैंकिंग असल दुनिया का एक ऐसा सिस्टम था जहां पेशेवर खिलाड़ी प्रतियोगिता करते थे। शीर्ष 100 में शामिल होना ही धन, शोहरत और सत्ता की गारंटी थी। इस दशक के लिए कल्टीवेशन ऑनलाइन को ही मुख्य फोकस के रूप में चुना गया था, इसलिए हर कोई इसमें शीर्ष पर बने रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। घोषणा के कुछ ही क्षण बाद आसमान में एक और संदेश चमका। बधाई हो, प्लेयर आर्यन वीर ने दुनिया का पहला आत्मा स्तर का उपकरण हासिल कर लिया है। विद्युत सम्राट ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, आखिरकार वह सामने आ ही गया। आर्यन वीर, जो लेगेसी रैंकिंग में नंबर 1 पर था, असल दुनिया में भी एक बड़ी गेमिंग कंपनी का मालिक था। अग्नि रानी ने ठंडी आह भरते हुए कहा, इतने घंटों की मेहनत के बाद उसके जैसे शक्तिशाली खिलाड़ी को भी केवल सबसे निचले स्तर का उपकरण मिला। और उधर वह रुद्र, जो पास ही खड़ा था, काव्या से उपकरण के स्तर के बारे में पूछ रहा था। काव्या ने बताया कि उपकरण आत्मा, पृथ्वी, स्वर्ग और दिव्य स्तर के होते हैं, और हर स्तर 4 श्रेणियों निम्न, मध्यम, उच्च और शिखर में बंटा होता है। रुद्र ने जब अगले आयाम रेल्म के बारे में पूछा तो काव्या ने बताया कि वे अभी सबसे निचले स्वर्गलोक में हैं और उसका काम रुद्र को सबसे ऊंचे परम स्वर्ग तक पहुंचाना है। परम स्वर्ग जीतने पर क्या मिलता है? रुद्र ने कौतूहलवश पूछा। सब कुछ। विजेता को इस दुनिया की हर चीज मिल जाती है और वह इस दुनिया का ईश्वर बन जाता है, काव्या ने शांत स्वर में कहा। रुद्र यह सुनकर हैरान रह गया। इंसानों को भगवान बनाने की ताकत। गेम बनाने वाले कितने उदार हैं। खैर, मुझे इतनी बड़ी ताकतों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस अपनी जिंदगी का आनंद लेना चाहता हूँ। कुछ देर तक बिना किसी मंजिल के चलने के बाद काव्या ने दूर एक खुले मैदान की ओर इशारा किया। वहां लगभग 5 मीटर लंबा एक विशाल मेढक बैठा था, जिसकी त्वचा जैद पत्थर जैसी चमक रही थी। वह एक महामेढक है, इसकी शक्ति 9वें स्तर के आत्मा प्रशिक्षु के बराबर है, काव्या ने बताया। रुद्र लगभग रोने ही वाला था। 9वां स्तर? मैं तो अभी 7वें स्तर पर ही हूँ। क्या तुम मुझे मरवाने ले आए हो? काव्या ने उसे शांत रहने का इशारा किया। भैया रुद्र, आपने स्वर्ग ऊर्जा अवशोषण तकनीक का अभ्यास किया है, इसलिए आप सामान्य कल्टीवेटर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। तभी महामेढक ने उन्हें देख लिया और अपनी जगह से उछलकर आसमान में बादलों को छूने लगा। रुद्र ने फुर्ती से काव्या को पकड़ा और पीछे कूद गया। मेढक जमीन पर आ गिरा, जिससे वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। काव्या एक तरफ जाकर खड़ी हो गई, जैसे वह सिर्फ दर्शक हो। मेढक ने काव्या को नजरअंदाज किया और रुद्र पर हमला कर दिया। रुद्र बिना किसी हथियार के घबरा गया। तभी काव्या ने अपनी पोशाक से एक स्टील की तलवार निकाली। लेकिन तलवार निकालते ही मेढक का ध्यान काव्या पर चला गया और उसने उस पर छलांग लगा दी। काव्या जरा भी नहीं हिली और मेढक सीधे उसके ऊपर आकर गिरा। जमीन कांप उठी। रुद्र की तो जान ही निकल गई, उसे लगा काव्या कुचली गई। लेकिन तभी मेढक के नीचे से बैंगनी धुंध पर्पल मिस्ट निकलने लगी और काव्या सुरक्षित रूप से रुद्र के पास प्रकट हो गई। रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? कम से कम वहां से हट तो सकती थी। काव्या ने मासूमियत से कहा, लेकिन भैया रुद्र ने तो कहा था कि मुझे अनुमति के बिना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना है। रुद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि काव्या एक एनपीसी है जो उसकी बातों का अक्षरशः पालन करती है। सुनो काव्या, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। अगर तुम खतरे में हो तो बिना पूछे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। तुम मेरी सहचर हो, कोई कठपुतली नहीं। काव्या ने सिर हिलाया। रुद्र ने वह स्टील की तलवार काव्या के हाथ से ली। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, उसके दिमाग में उसकी जानकारी उभर आई। यह एक आत्मा तलवार थी जो धातु को मक्खन की तरह काट सकती थी। रुद्र ने तलवार को हवा में लहराया और एक आक्रामक मुद्रा में मेढक की ओर बढ़ गया। कोल्ड स्वेट स्माइल। महामेढक स्थिर बैठा था, उसकी नजरें काव्या पर टिकी थीं, जो उसे अनदेखा कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची उसके विशाल शरीर के नीचे आने के बाद भी सुरक्षित कैसे है। रुद्र शांति से आगे बढ़ा। हालांकि उसने पहले कभी लड़ाई नहीं की थी, लेकिन इस पल में वह अजीब तरह से शांत था। उसने सोचा कि भले ही असल दुनिया में वह असहाय है,
लेकिन यहाँ वह अपने शरीर का पूरा इस्तेमाल कर सकता है और वह कुछ भी हासिल कर सकता है, यहाँ तक कि इस विशाल मेढक को हराना भी। रुद्र ने महामेढक की ओर दौड़ लगा दी। उसकी गति अविश्वसनीय थी। उसने तलवार से वार किया, जिससे महामेढक की खाल कट गई और खून बहने लगा। वह दर्द से चिल्लाया और पीछे हट गया। काव्या ने रुद्र के तलवार चलाने के तरीके को देखा और हैरान रह गई। हालांकि वह वार एक नौसिखिए जैसा था, लेकिन वह एक सटीक तलवार तकनीक थी। रुद्र ने अपने हाथ में तलवार को देखा और असंतुष्ट भाव से बोला, मैंने बिल्कुल वैसे ही वार किया जैसा उन लोगों ने किया था, लेकिन कुछ कमी थी। शायद QE। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, रुद्र मुस्कुराया और उसने फिर से महामेढक पर निशाना साधा। इस बार महामेढक को रुद्र में एक अलग ही आत्मविश्वास और तीखापन दिखा। काव्या भी हैरान थी, क्योंकि रुद्र का आभा मंडल और पूरी तरह बदल चुका था। रुद्र ने पूरी सटीकता और गति के साथ अपनी तलवार घुमाई और चिल्लाया, खूनी तलवार प्रहार। महामेढक ने बचने की कोशिश की, लेकिन रुद्र का वार उससे कहीं तेज था। वह हवा में ही 2 टुकड़ों में कट गया। बधाई हो, प्लेयर रुद्र ने दुनिया का पहला अर्थ रैंक कौशल सीख लिया है। बधाई हो, प्लेयर रुद्र ने एलीट बॉस महामेढक को हरा दिया है। काव्या दौड़कर रुद्र के पास आए और पूछा, भैया रुद्र, आपने वह तकनीक कहाँ से सीखी? रुद्र ने सहजता से कहा, ओह, वह तो उस लाल बालों वाले व्यक्ति ने आसमान में लड़ाई के दौरान इस्तेमाल की थी। काव्या ने उसे प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। रुद्र ने अपनी ताकत का एहसास महसूस किया और वह बहुत खुश था। काव्या ने बताया कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और आगे वह उसे और भी शक्तिशाली हथियार देगी। रुद्र ने काव्या के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि वह काफ़ी है। काव्या ने उसे समझाया कि अभी वह आत्मा स्तर के हथियारों को संभालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनमें अपनी चेतना होती है और वे कमज़ोर मालिक को जान से भी मार सकते हैं। कितना खतरनाक गेम है, यहाँ तो हर चीज़ मुझे मारने की कोशिश कर रही है, रुद्र ने मन ही मन सोचा। काव्या ने मेढक के शरीर से एक क्रिस्टल मॉन्स्टर कोर निकाला। यह मॉन्स्टर कोर है, ये कल्टीवेशन में बहुत मदद करता है। उसने वह कोर रुद्र को दे दिया। रुद्र ने उसे किसी मिठाई की तरह सीधे अपने मुंह में डाल लिया। भैया रुद्र, काव्या चिल्लाई, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। मॉन्स्टर कोर को ऐसे नहीं खाते, इसे बाहर थूको, वरना तुम फट जाओगे। रुद्र भी घबरा गया, लेकिन तब तक वह कोर पिघलकर उसके पेट में जा चुका था। उसे लगा कि उसका अंत निश्चित है, तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी, स्वर्ग संवर्धन काया सक्रिय। महामेढक के मॉन्स्टर कोर से 1280,000 QE शुद्ध की गई। आपने ब्रेक थ्रू के लिए पर्याप्त QE सोख ली है। आप आत्मा प्रशिक्षु के 8वें स्तर पर पहुंच गए हैं। सभी आंकड़े जोड़ 450। लंबे सन्नाटे के बाद काव्या ने अविश्वास से पूछा, भैया रुद्र, क्या आपने अभी ब्रेक थ्रू हासिल किया है? रुद्र ने अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ।